ओके, तो कल हमने कल वेक्टर्स देखा था। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को हमने स्केलर और वेक्टर में डिवाइड कर दिया था, और मैंने आपको बताया था कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन के लिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोगों को डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है बेसिकली अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर्स को डिनोट कैसे करेंगे ये भी हुआ था। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सिर्फ एक टाइप छोड़ के, और वो एक टाइप था यूनिट वेक्टर, वो छोड़ के हमने बाकी सब डिस्कस किया है। सो वी विल अगेन रिवाइज वन बाय वन एंड वी विल मेक नोट्स। साइमल्टेनियसली हम नोट्स मारते जाएंगे। तो सबसे पहला वेक्टर था जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जीरो वेक्टर, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास डायरेक्शन तो है पर मैग्नीट्यूड नहीं है, राइट। सो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिए थे। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज zero. The acceleration vector of a object moving with uniform velocity is a zero vector. So बहुत सिंपल है। सी फिजिक्स में प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत डर रहता है अंदर से, तो डर निकाल लो। जो समझा है वो लिखना है हम लोगों को, राइट। और एग्जाम ऐसा ही होता है, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हमको वो लिखना होता है। सो जीरो वेक्टर से हमने क्या समझा? सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, अ वेक्टर, जैसे मैंने बताया, अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड। सो इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड with a particular direction, or in a particular direction basically, with a particular direction is called as zero vector, is called as zero vector or a null vector. तो हम जो भी टाइप के वेक्टर सीखेंगे इन सब का यूज़ है। इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिर्फ ज़ीरो यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो सिम्बॉलिकली ज़ीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय जीरो के ऊपर एक बार, मतलब जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। पहला एग्जाम्पल, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल। और यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना ज़रूरी है। अगर आपने बोल दिया द वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ नल वेक्टर, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि स्टेशनरी पार्टिकल के बाद बहुत कुछ हो सकता है। तो हम बेसिकली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। स्टेशनरी पार्टिकल, जैसे आप स्टेशनरी हो, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो चलते चलते या गाड़ी चलाते चलाते लेक्चर देख रहा है। यू ऑल आर सिटिंग एट वन प्लेस, आप सब एक जगह पे बैठे हो, राइट। इसका मतलब द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी पार्टिकल, इस केस में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप खुद हो, राइट, इज अ जीरो वेक्टर। देन एक सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया था, द एक्सेलरेशन वेक्टर, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ an object moving with constant और यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं वेक्टर बोल रहा हूँ, तो आई कैनॉट यूज स्पीड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ नल वेक्टर और अ जीरो वेक्टर, राइट। तो एक्सट्रीमली सिंपल। इसके बाद हमने देखा था रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर है,
दो से ज़्यादा वेक्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब क्या, एग्जाम्पल से अच्छे जल्दी समझेगा आपको। हमारे पास ये ए वेक्टर था, जहाँ पे ए वेक्टर खत्म हुआ वहाँ से बी वेक्टर चालू हुआ, जहाँ से बी वेक्टर खत्म हुआ वहाँ पे सी वेक्टर चालू हुआ, राइट। तो ओवरऑल ये तीन वेक्टर ने ओवरऑल क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ओवरऑल ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया कि ये ओ से शुरू होके सी पे खत्म हुआ ओवरऑल, राइट। तो तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर का ओवरऑल इफेक्ट क्या है, ओ से स्टार्ट होकर सी पे खत्म हुआ। अब मैं ओ से सी इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डायरेक्टली एक वेक्टर से भी दिखा सकता हूँ, राइट। तो तीन वेक्टर दिखाने की जगह पे हम लोग एक सिंगल वेक्टर से काम चला सकते थे। तो वो जो एक सिंगल वेक्टर है जिसको हम लोग आर बार से डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मैं वापस बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये हमको बहुत ज़्यादा लगने वाला है आगे जाके। हमारे पास तीन वेक्टर्स थे, अब ऐसा करो उसको रियल लाइफ में लाओ आप। रियल लाइफ में कैसे, हमने हमारे घर से चलना शुरू किया, ओ पे हमारा घर था, ए तक आए, राइट। क्योंकि हम लोग को दूसरी लोकेशन पे पहुंचना है, हमको सी पोजीशन पे पहुंचना है, हमको रास्ता नहीं पता, हम ए तक आए, फिर किसी से रास्ता पूछा, उसने बोला लेफ्ट में जाओ, मग अपन गेलो, we took a left, then we reached point B। फिर वापस हमने किसी से पूछा कि वो पॉइंट सी कहाँ पे है, उसने बोला बस लेफ्ट जाके सीधा अगली चौक पे, तो हम लोग पहुंच गए सी पे। तो मतलब मैंने तीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज किए यहाँ पे, ओ से ए से बी और बी से सी, तीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट बन गया, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो फाइनली ओवरऑल आपका इफेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि आप ओ से सी पे पहुंचे, राइट। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये सिंगल वेक्टर होता है और वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ थ्री वेक्टर्स, इन दिस केस थ्री वेक्टर्स, और अदरवाइज आप बोल सकते हो ऑल द वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, resultant of two or more vectors is that single vector, ये important है, is that single vector, क्योंकि resultant vector single vector होता है, which produces क्या प्रोड्यूस करता है, सेम इफेक्ट, which produces the same effect as that of what, as that of all the vectors combined together, as that of all the vectors together, or as produced by all the vectors together, राइट। सिंपल था, सिंगल वेक्टर है। एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए बार, बी बार एंड सी बार, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, राइट। देन हमने थर्ड टाइप का वेक्टर देखा था, नेगेटिव वेक्टर, जिसको आप अपोजिट वेक्टर भी बोलते हो। नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर डिफाइन करने के लिए हमको पहले एक वेक्टर चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेगेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग हम डिफाइन कर सकते हैं ना। मैं कैसे बोल सकता हूँ अपोजिट, हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास एक वेक्टर होगा। तो नेगेटिव वेक्टर कभी भी एक गिवन वेक्टर का नेगेटिव होता है। तो हमने डिफाइन कैसे किया था इसको, नेगेटिव वेक्टर of a given vector is a vector of same magnitude, ये सब हमने कल किया है, मैं वापस बता रहा हूँ, of the same magnitude
but opposite direction, राइट। तो बेसिकली हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बी वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपको सिर्फ ये जो समझा है वो लिखना था। फिर हमने क्या लिखा, अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज दैट वेक्टर which has same magnitude but opposite direction. Simple. So here b bar is negative vector of a bar and vice versa, तो अगर b बार ये a बार का नेगेटिव है तो a बार भी b बार का नेगेटिव है। तो बहुत सिंपल केस है ये। देन हम लोगों ने लिया था नेक्स्ट, जिसको हमने बोला था इक्वल वेक्टर्स। देखो बेसिकली क्या है कि अब इक्वल वेक्टर बोल देते हैं पहले, नॉट वेक्टर्स, सिंगुलर होना चाहिए इक्वल वेक्टर। जैसे आपने नेगेटिव वेक्टर डिफाइन किया वैसे आप इक्वल वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हो। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, फिर इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर में क्या था, नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट था, राइट। इस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन साथ में इक्वल ये वर्ड हम लोग फिजिक्स में कब यूज करते हैं, क्योंकि आप जब इक्वल वेक्टर लिखते हो तो आप लिखोगे ना ए बार इक्वल टू बी बार, राइट। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी बार इक्वल वेक्टर है। तो फिजिक्स में आप ए बार इक्वल टू बी बार कब लिखते हो, जब ए और बी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो। जब आप मैथ्स में वेक्टर पढ़ते हो तब ये कंडीशन कंपलसरी नहीं है। जब आप मैथ्स में वेक्टर पढ़ोगे और जब वहाँ पे आप इक्वल वेक्टर बोलोगे तो आप सिर्फ बोलोगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। फिजिक्स में होता है two vectors are called as equal vectors if and only if they have same magnitude, same direction and they represent same physical quantities। कभी आपने ऐसा देखा है क्या, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, आपने देखा है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी ऐसा देखा है क्या, फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। हमने कभी लिखा है क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स, हम लोग लिंक नहीं लिखते, हम लोग हमेशा लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस समथिंग विच गिव्स यू वेलोसिटी। तो हर एक टर्म जब आप इक्वल लिख रहे हो तो वेलोसिटी मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए बेसिकली। तो ए और बी दोनों केस, दोनों ए बार बी बार ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, व्हाटएवर इट इज, राइट। सो टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार are said to be equal vectors, said to be equal vectors if and only if, अभी ये इफ एंड ओनली इफ का एक शॉर्टकट होता है आई डबल एफ, दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन था, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड both vectors have same direction and third both represent same physical quantity, both represent same physical quantity, right। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद हमने देखा था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड एज आई टोल्ड यू, मैं बेसिक्स में जाऊंगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है हमको पता है पर हमको पता नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, लेट अस टेक एनी पॉइंट, पी बोल देते हैं,
मुझे P पॉइंट का अगर लोकेशन बताना है तो सबसे पहले हम लोग उस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग एसोसिएट करते हैं, एक रेफरेंस सिस्टम लेते हैं, क्योंकि ये P पॉइंट 2 डायमेंशंस में है। आपके पेपर पे दिख रहा है ना, आपके मोबाइल पे दिख रहा है, आपके लैपटॉप पे दिख रहा है, मतलब 2 डायमेंशन में है ये पॉइंट। तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स लगने वाले हैं, राइट। तो इसलिए मैंने 2 एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एंड वाई, राइट। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ तक मैं आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। फिर हम लोग ऊपर की तरफ गए, मतलब वाई डायरेक्शन में गए, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। फिर हम लोग बोलते हैं पी जो पॉइंट है उसका पोजीशन है एक्स कॉमा वाई, राइट। वो वैल्यू डिपेंड करता है, एक्स का वैल्यू 2 होगा, वाई का वैल्यू 3 होगा, सो इट कैन बी 2 3 3 4 2 10 वट एवर इट इज़। वी आर नॉट वरीड अबाउट वैल्यूज़, हम लोग वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक तरीका हो गया पोजीशन बताने का। दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से लेके सीधा पी पॉइंट तक एक वेक्टर ही ड्रॉ कर दूंगा और उसको बोल देंगे आर वेक्टर एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो जब भी आप एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए ओरिजिन से सीधा उस पॉइंट तक, गिवन पॉइंट तक वेक्टर ड्रॉ करते हो, उसको आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर, राइट। इम्पॉर्टेंट ये है कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं किसी और पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर सकता, ओके। तो पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आप कैसे डिफाइन करेंगे अ वेक्टर विच गिव्स, क्या दे रहा है हमको ये, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट बेसिकली, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू, कहाँ से स्टार्ट होता है वेक्टर, ओरिजिन से, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं चूजन वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे भी लगा सकता था। आई कैन टेक कोऑर्डिनेट सिस्टम वेर एवर आई वांट अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस। एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का भी, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब इमेजिन करो कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, फिजिकल क्लासरूम में, ये वर्चुअल क्लासरूम है। एक बच्चा पहली रो में बैठा है और एक थर्ड रो में बैठा है। तो जो पहली रो में बैठा है उसके लिए एक पार्टिकल का पोजीशन, फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रहा है सामने, so teacher is standing in front of you in near the board। तो जो पहली रो में बैठा है उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेफरेंस सिस्टम, ओरिजिन अलग होगा, और जो थर्ड रो में बैठा है वो ओ डैश से मेजर करेगा, राइट। तो इट डिपेंड्स कि ओरिजिन कहाँ पे चूज कर रहे हो। सो हर एक स्टूडेंट के लिए ओरिजिन अलग अलग होगा उस केस में। इसलिए जब हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं a vector which gives position of a particle with respect to origin of a chosen coordinate system, chosen coordinate system is called as position vector, is called as position vector। तो पोजीशन वेक्टर का काम सिर्फ पोजीशन बताना है। किसका पोजीशन बताया इसने, पार्टिकल का, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल, and it is denoted by r bar, ओके। अब हमारे पास क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल था इसलिए मैंने आर बार से डिनोट किया। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 पार्टिकल्स होते P और Q, तो उस केस में P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल p बार और Q का पोजीशन वेक्टर स्मॉल q बार, राइट। तो वी यूज स्मॉल लेटर्स फॉर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं। सिर्फ ये याद रखो, वी आर नॉट राइटिंग दिस, हम लोग ये नोट्स के लिए नहीं लिख रहे हैं। सिर्फ याद रखना, जब एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हो, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, उनका पोजीशन बताना है तो हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं विद अ कैप ओवर इट, राइट। ओके, सो इट इज noted by r bar in the figure above।
R bar is equal to OP bar is the position vector of particle at point P. Particle at point P. Good enough. यहाँ तक कल हमारा हुआ था. इसके आगे जो हमको डिफाइन करना है वो है यूनिट वेक्टर. राइट, ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था. अब फिजिक्स में जब हम लोग यूनिट वर्ड यूज करते हैं ना, इसके दो मतलब होते हैं. एक यूनिट जो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा है, मतलब एक स्टैंडर्ड रेफरेंस. स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब आप कोई ग्रोसरी शॉप पे गए और आपको 1 kg ऑफ शुगर लेना है. तो मैं डिजिटल मीटर की नहीं बात कर रहा हूँ. ओल्ड डेज में क्या होता था, अभी भी है कई जगह पे, वो वेट बैलेंस यूज़ करते हैं. वजन काटा बोलते हो आप इसको. तो एक ट्रे में 1 किलो का एक स्टैंडर्ड रखा जाता है. वो फिर पत्थर होगा या कोई एक शेप होगा. तो उस स्टैंडर्ड को बोलते हो आप, जो वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट. तो वो एक यूनिट अलग हो गया. दैट इज़ अ स्टैंडर्ड रेफरेंस. जैसे टाइम के लिए सेकेंड इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज़ कॉल्ड यूनिट. जैसे टेम्परेचर के लिए केल्विन. और यहाँ पे जब यूनिट की बात हो रही है तो यहाँ पे यूनिट मतलब वन वैल्यू. तो बहुत बार ऐसा आएगा, द लेंथ इज यूनिटी, मतलब लेंथ इज 1. द एरिया इज यूनिट एरिया, मतलब एरिया की वैल्यू 1. डिपेंड करता है कौन से सिस्टम में आप बात कर रहे हो. जब मैं बोलता हूँ लेंथ इज यूनिटी, तो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है. डिपेंड ऑन हम लोग CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या हम लोग SI सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. जब मैं बोलता हूँ एरिया इज़ यूनिटी और यूनिट एरिया, तो उसका मतलब हो सकता है 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम लोग जब बोलेंगे वॉल्यूम इज़ यूनिटी या यूनिट वॉल्यूम, तो 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है. बाय द वे, तो ये यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 1 होगा. राइट, जिस जो विच हैज़ यूनिट लेंथ. अब एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेते हैं. राइट, तो आई विल गो फॉर रियल लाइफ एग्जांपल. बहुत लोग जिन्होंने मुझे कॉल किया था, दे वांटेड टू मीट मी, डायरेक्शन पूछ रहे थे. तो लेट अस से समवन स्टैंडिंग एट, हमारे यहाँ पे एक फेमस मॉन्यूमेंट ले लेते हैं हम लोग. कौन सा फेमस मॉन्यूमेंट है, मान लो संतोषी माता चौक. राइट, शिवाजी पार्क, शिव तीर्थ बेसिकली. यहाँ पे कोई खड़ा है. तो लेट अस से दिस इज पोजीशन O. राइट, उसको यहाँ तक आना है, मेरे घर तक आना है, एंड ही इज आस्किंग मी फॉर डायरेक्शन. तो व्हाट आई विल टेल हिम, मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको साखरी रोड पे आना है, लेकिन साखरी रोड के 2 डायरेक्शन है. एक तो सिटी की तरफ जाता है, एक जाता है टूवर्ड्स हाईवे, टूवर्ड्स वहाँ पे एक होटल भी है, कृष्णाई. राइट, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक फेमस लैंडमार्क है A. राइट, तो O से A मतलब जहाँ पे वो पर्सन खड़ा है वहाँ से जो फेमस लैंडमार्क है O से A तक एक वेक्टर है. करेक्ट. हो सकता है इस वेक्टर का लेंथ हो 20, हो सकता है 20 हो, 30 हो, 40 हो, 35 हो, आई डोंट केयर. 1 छोड़ के सब कुछ है. राइट, और इसको मैं डिनोट करूँगा OA बार से. तो ये जो वेक्टर हम डिनोट कर रहे हैं, आई विल से OA बार और सिंपली A बार. राइट, मुझे उसको ये बोलना है कि तुम्हें A बार की डायरेक्शन में आना है, A बार की डायरेक्शन में आना है, बट नॉट, मैं जब लेंथ बोल रहा हूँ तो मैं मीटर किलोमीटर कुछ तो लिखूंगा, 20 किलोमीटर. राइट, सो इफ आई हैव टू टेल कि आपको OA डायरेक्शन में आना है, A बार की डायरेक्शन में आना है, लेकिन 1 किलोमीटर तक ही आना है. राइट, 1 किलोमीटर तक ही आना है आपको. सो he is supposed to come until this point, let us say until this point. इसका लेंथ है 1 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या है, A बार का डायरेक्शन है. राइट, तो अच्छे समझ लो. थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में
जंबल करके बोल रहा हूँ, मैं इसको स्मूथ लैंग्वेज में बोलने वाला हूँ, सिंपल भाषा में बोलने वाला हूँ आगे जाके। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको एक डायरेक्शन में जाना है, हमको लैंडमार्क पता होता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे साकरी की तरफ जाना है, मुझे मालेगांव की तरफ जाना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। यू हैव टू गो इन सम डायरेक्शन एंड देन, और वो जो लैंडमार्क मैं बता रहा हूँ वो 20 किलोमीटर पे है यहाँ से, पर मेरा जो घर है या जो हमारा डेस्टिनेशन है वो 1 किलोमीटर पे है। तो हाउ डू वी से दिस? हम लोग बोलते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर नाम दे देते हैं। तो ये जो ओ एच है, आई विल कॉल दिस यूनिट वेक्टर और डिनोट करूंगा यू फॉर यूनिट, ए फॉर ए वेक्टर, और कैप। कैप मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज 1, उस वेक्टर का लेंथ 1 है बेसिकली, राइट। तो डिफाइन कैसे करोगे? इजी है। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मुझे यू ए बार यू ए कैप डिफाइन करना है, राइट। हमको यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 या फिर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या था? इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, राइट। अब हम लोग डिफाइन तो कर लिया हमने, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक डायरेक्शन है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, डिफाइन तो कर लिया, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन था। हाउ डू वी डू इट मैथमेटिकली? सिंपल, यू ए कैप का डायरेक्शन क्या था? ए बार, करेक्ट। तो मैं यू ए कैप इक्वल टू ए बार लिख दूं तो ये गलत है। क्यों? डायरेक्शन तो मैंने कंसिडर कर लिया, यू ए कैप का डायरेक्शन है ए बार, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ए बार के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। मैं वापस बता रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ गई तो ये आने वाले आपके लाइफ टाइम तक इस दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। तो मैं वापस बता रहा हूँ। अब हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास एक ओरिजिन है, एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है ए, और ये वेक्टर है ए बार। ए बार का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हो, यू जस्ट से द लेंथ। और लेंथ कैसे लिखते हो? ए बार का मॉड, या फिर सिंपली ए विदाउट एनी बार ऑन इट, राइट। हमारे पास ये एक वेक्टर था, तो हमारे पास एक ए वेक्टर है। अब हमको एक नया वेक्टर बनाना है, नया वेक्टर बनाना है जिसका डायरेक्शन होना चाहिए ए का डायरेक्शन, मतलब द न्यू वेक्टर मस्ट हैव डायरेक्शन सेम दैट ऑफ ए बार। जो नया वेक्टर है उसका डायरेक्शन और ए बार का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन उस नए वेक्टर का लेंथ होना चाहिए 1, मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। तो हम लोग उसको डिनोट कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, सो यू ए कैप। कैप का मतलब होता है, जो कैप लिख रहा हूँ, जो टोपी डाल रहे हैं हम उसके ऊपर, तो उसका मतलब होता है इस वेक्टर का लेंथ 1 है, राइट। तो बेसिकली हम लोग ये यू ए कैप को मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैं लिख दूंगा यू ए कैप इज इक्वल टू ए बार। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यू ए कैप और ए बार दोनों का डायरेक्शन सेम है, और आप देख रहे हो एरो भी दिया है मैंने, दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट। बट ए बार का लेंथ यू ए कैप से बड़ा है, और यू ए कैप जो है उसका लेंथ 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे लेते हैं हम लोग? 20 को 20 से डिवाइड करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल ये ए बार जो है ये 20 आई कैप है। आई कैप मतलब बताऊंगा मैं आगे जाके, या फिर एक्स कैप लिख दो, मतलब एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। ओके, तो ए बार है 20 एक्स कैप, तो ए बार है 20 एक्स कैप। हमको नया वेक्टर बनाना है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैप, तो मैं क्या करूँगा? 20 एक्स कैप को मैं 20 से डिवाइड करूँगा, तब जाके 1 बनेगा, राइट। तो सिमिलरली यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन बनाने के लिए ए वेक्टर को उसी के लेंथ के साथ डिवाइड कर दो, मतलब ए बार इज इक्वल ए बार अपॉन ए इज यू ए कैप। एक्सट्रीमली सिंपल, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन। बहुत सिंपल है, एक वेक्टर को उसी के लेंथ के साथ डिवाइड कर दो, बात खत्म। So when you divide a given vector by its own length, you get a new vector which has length 1
एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, और हमारे केस में गिवन वेक्टर ए बार है और यूनिट वेक्टर यू ए कैप है. सिंपल. सो लेट्स डिफाइन इट नाउ. अ वेक्टर having unit magnitude, a vector having unit magnitude in a given direction, in a given direction is called as unit vector in that direction, is called as unit vector in that direction. All right. तो ये जो एग्जाम्पल लिया है हम लोग ये ले लेंगे. एग्जाम्पल अभी हमने क्या लिया था यहाँ पे, हमने लिया था ए बार. सो लेट ए बार बी अ नॉन ज़ीरो वेक्टर. ए बार नॉन ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर कैसे बना रहे हो आप, ए बार को ए से डिवाइड कर रहे हो. तो मान लो, अज्यूम कर लो कि ए बार नल वेक्टर था, जीरो वेक्टर था, तो मैं ए बार अपॉन जीरो ऐसा लिख दूंगा. व्हाट इज द नंबर व्हेन यू राइट थिंग्स इन द डिनोमिनेटर एज जीरो? जब डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. तो इसलिए याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ए बार शुड बी अ नॉन जीरो वेक्टर. सो लेट ए बार इज अ नॉन जीरो वेक्टर, राइट. अभी हमको डिफाइन करना था यूनिट वेक्टर. द यूनिट वेक्टर, the unit vector UA cap in the direction of A bar is given by, कैसे करोगे फिर? UA cap लिखोगे, A बार को उसी के लेंथ के साथ डिवाइड कर दोगे, तो बन गया आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, राइट. देयरफॉर जैसे मैंने बताया, UA cap has unit magnitude and direction of a bar and direction of a bar. ओके. अब आगे जाके हमको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इस पे, तो हम लोगों को ये बताना रहेगा, ज़रूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताना है. तो क्या मैं बार बार बोलते रहूँ? फिर बोल सकते हैं ना ऐसा, आई एम मूविंग और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along x एक्सिस. या फिर मुझे ऐसा बोलना है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along x डायरेक्शन. तो ये हमको बोलना बहुत लंबा हो जाता है, इट इज़ टू लेंदी. हमको मैथमेटिकल मेथड्स नाम दिया है, चैप्टर को याद रखो. मैथमेटिक्स में क्या करते हो आप? इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन या फिर शॉर्ट करके रिप्रेजेंट करते हो. तो मुझे अगर बताना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग 10 मीटर ट्रैवल किया है उसने, उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है अलोंग एक्स एक्सिस, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग बोल देंगे 10 आई कैप. आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. तो इन शॉर्ट एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग आई कैप बोलेंगे. वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग, ओके, आई विल जस्ट मॉडिफाई दिस लिटिल बिट. आई विल टेक वाई एक्सिस हियर. वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग जे कैप बोलेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा हम उसको के कैप बोलेंगे, राइट. सिंपल, बहुत सिंपल है. हम लोग नोटेशन रिजर्व कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसके आगे आज से आपका जो भी इंजीनियरिंग करेगा, जब तक आपका इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं होता तब तक, और उसके बाद भी जब भी आप मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, अगर आपको दिखा आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस,
एंड के कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, राइट। तो हमारा काम बहुत सिंपल हो गया। तो अगर मुझे बताना है किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं लिखूंगा 20 आई कैप। मुझे बताना है कि एक पार्टिकल वाई एक्सिस में 30 मीटर मूव हो, तो मैं लिखूंगा 30 जे कैप। अगर जेड एक्सिस में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो मैं लिखूंगा 10 के कैप। तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस, हम लोगों को सिर्फ आई कैप, जे कैप और के कैप बता देंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, सिंपल, राइट। तो अगर आप बोलोगे ब्रीफली समराइज करो, ब्रीफली रिवाइज करो यूनिट वेक्टर, तो मैं सीधा इतना ही बोल सकता हूँ, किसी भी वेक्टर को लो, उसको उसी के लेंथ के साथ डिवाइड कर दो। किसी भी एक वेक्टर को उठाओ, उसको उसी के लेंथ के साथ डिवाइड कर दो, आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। क्योंकि हमने उसी वेक्टर को उसी के लेंथ से डिवाइड किया है, तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसका लेंथ होगा 1, क्योंकि हमने उस वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड ही कर दिया। लेकिन डायरेक्शन को तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ न्यू वेक्टर विथ लेंथ 1 इन अ गिवन डायरेक्शन, खत्म। तो समरी ये इन शॉर्ट था। अब हमको देखना है कि हमने वेक्टर तो डिफाइन कर दिए, हमने वेक्टर के टाइप भी देख लिए। अब हम लोग इस वेक्टर पे ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब जैसे आप अलजेब्रा में करते हो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वैसे क्या हम लोग इस वेक्टर्स को भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग ऑपरेशंस करने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये डायरेक्टली नहीं होता है जैसे आप नंबर्स के साथ करते हो, जैसे आप स्केलर्स के साथ करते हो, राइट। स्केलर में आप डायरेक्टली 2+2 लिख सकते हो, 2/2 भी कर सकते हो, 2 × 2 भी कर सकते हो। वेक्टर्स के लिए जब आप सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, तो देयर आर सर्टन रूल्स, आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल से। तो सबसे पहले हमको देखना है, अगर हमने एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें, देयर इज नथिंग इन इट। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, राइट, या फिर वॉट एवर इट इज, क्यू बार, पी बार, जो भी लेना चाहो, आई विल पुट इट एज पी बार, राइट। ए बार लिख लिख के मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए पी बार, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब डेफिनेटली वेक्टर है तो उसका लेंथ होगा और डायरेक्शन तो मैंने बताया ही है, करेक्ट। अब मेरे पास एक स्केलर नंबर है, एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ एस के साथ, राइट। मुझे ये देखना है कि जब मैंने ये पी वेक्टर को स्केलर मतलब एस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। सिंपल है ना, अगर मैं एस इंटू पी बार करता हूँ, राइट, हमने क्या किया, हमने एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्केलर को या फिर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, राइट। तो क्या होगा, जो ये नया वेक्टर बनेगा, एस पी बार इज अ न्यू वेक्टर, और ये वेक्टर क्या डायरेक्शन होगा, सेम एज दैट ऑफ पी, बट लेंथ इज एस टाइम्स ऑफ पी बार। तो जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नया वेक्टर मिल रहा है, लेकिन आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया था तो स्केलर ने क्या किया, उस वेक्टर का लेंथ बढ़ा दिया लेकिन डायरेक्शन वही रखा है। तो ये जो नया वेक्टर मिला है एस पी बार, इसको मैं बोल दूंगा क्यू बार। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो अभी हमने जो समझा वो हमको लिखना है। क्या समझा हम लोगों ने, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर पी बार by a scalar quantity s gives another vector q bar which has the same direction of p bar but the magnitude s times of p bar, right। अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टाइम्स ऑफ p बार। अगर मैं s की वैल्यू 10 लेता, अगर मैं s की वैल्यू 10 लेता तो 10 टाइम्स ऑफ p बार हो जाता। प्रीटी सिंपल थिंग। तो जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन
सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा उसका, दैट्स इट। सो जो समझा है वो लिख लेंगे हम लोग। अब मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर, कौन से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया हमने, पी बार को, बाय अ स्केलर, स्केलर क्या था, एस, तो एस को पी बार को एस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, गिव्स या फिर यील्ड्स, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर पी बार बाय स्केलर एस गिव्स अ न्यू वेक्टर से क्यू बार which has same direction as that of p bar but magnitude s times of p bar, s times of p bar, therefore q bar is equal to s p bar, simple, right? तो हमने जब एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो नया वेक्टर मिला, दैट्स इट, सिंपल। तो हम लोग एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, ओके। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले केस में क्या था, हमारे पास एक स्केलर नंबर था और एक वेक्टर था, राइट, एक स्केलर था एक वेक्टर था। अब अगर मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, राइट। मल्टीप्लाई डिवीजन भी देखेंगे हम लोग बाद में। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of vectors, addition and subtraction of vectors, right। अभी ये जितना सिंपल दिखता है तो उतना सिंपल है नहीं, राइट। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब है ये है कि जितना इजी लैंग्वेज में लिखा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, हमको से लगता है 2 + 2 = 4, यहाँ पे वैसा नहीं होता, डिफिकल्ट भी नहीं है बेसिकली। डिपेंड करता है कि 2 + 2 = 4 होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, राइट। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंपल केस। हम लोग एक बहुत सिंपल केस लेते हैं, हमारे पास दो वेक्टर है, राइट, F1 बार, फोर्स, बेसिकली ये फोर्स है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट आप दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के वेक्टर को कर सकते हो। तो मैं फोर्स में फोर्स ऐड कर सकता हूँ, मैं फोर्स में वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकता, राइट। तो पहला वेक्टर है F1 बार और दूसरा वेक्टर है F2 बार। दोनों फोर्सेस है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो नया वेक्टर बनेगा, जो हमारा नया वेक्टर बनेगा वो होगा F बार इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार। जो नया वेक्टर बनेगा हमारा F बार, जो F1 और F2 को ऐड करके बना है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका लेंथ क्या होगा फिर, सो लेंथ ऑफ F बार इज इक्वल टू लेंथ ऑफ F1 प्लस लेंथ ऑफ F2, राइट। मैंने जानबूझ के फोर्स से स्टार्ट किया क्योंकि अब थोड़ा सा लगेगा अरे यार ये व्हाट इज दिस, लाइक F1 प्लस F2 क्या चल रहा है ये। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे लाते हैं फिर, राइट। अब मैं बोलता हूँ घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, सॉरी बट माई टीचिंग स्टाइल इज दिस, मैं ऐसे बीच में कुछ तो बोलता रहूँगा सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। तो ओ से स्टार्ट करके हम लोग ए पे गए, एक वेक्टर बन गया ए बार, राइट। हम चल रहे थे, थक गए, रुक गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और इसका लेंथ था 5 मीटर, राइट, इन गिवन डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, इसलिए मैंने आई कैप लिखा है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 5 आई कैप मीटर फॉर एग्जाम्पल। तो अब ए पॉइंट पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम आगे चल दिए बी पॉइंट पे, नया वेक्टर बी बार, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो 8 आई कैप है, राइट। क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, यस। क्यों ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट्स है, मैंने पहले ही बोला आपको। आप किस चीज़ को ऐड करते हो फिजिक्स में, सेम क्वांटिटीज़ को। यहाँ पे क्वांटिटीज़ हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि फिर एडिशन क्या आएगा, तो एडिशन रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट है, याद करो रिजल्टेंट का डेफिनेशन,
resultant vector of two or more vectors is a single vector that gives you the same effect as that of all vectors together. तो अभी क्या आएगा इस केस में, सीधा सीधा a bar plus b bar, right? तो r bar is a bar plus b bar, but my question here is what is the length of r? ये जो r वेक्टर बना है उसका लेंथ क्या आएगा, तो दिख ही रहा है ना हम लोगों को, तो r का लेंथ क्या आएगा, a का लेंथ प्लस b का लेंथ. तो magnitude of r bar is magnitude of a bar plus magnitude of b bar. इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ये सिंपल चीज था, राइट? रूल नंबर 1, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप. जब तक सेम टाइप नहीं बोला, सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोला आपने, एवरीथिंग इज रॉन्ग, राइट? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप गिव्स यू, क्या मिलता है, एक नया वेक्टर मिलता है, गिव्स यू अ सिंगल वेक्टर such that the effect of this single vector is same as that of combined effect, right? यहाँ हमने एडिशन किया, ओके. सब्ट्रैक्शन कब करोगे, यहाँ पे एडिशन क्यों किया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था. तो सब्ट्रैक्शन कब करेंगे फिर, सपोज ये होता है रियल लाइफ में, राइट? मैं ओ पॉइंट पे हूँ, मुझे जाना था बी पॉइंट पे, लेकिन गलती से मुझे पता नहीं ना वो कहाँ पे है बी पॉइंट. आई एम ब्लाइंड, आई डोंट नो. मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ये. तो मैं चल दिया इन अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ था कहाँ पे, बी पे, गया कहाँ पे, ए पे, राइट? फिर बाद में समझा कि ये मुझे तो बी में जाना था, राइट? तो ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार. अब ये दो वेक्टर है, जरूरी नहीं एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है वो. बोलने का मतलब ये है दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों में एंगल 180 डिग्री है. बोलने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही है, राइट? द थिंग इज सेम, द वे वी आर पुटिंग इट इज डिफरेंट बेसिकली. सो व्हाट वी आर सेइंग, वी हैव टू वेक्टर्स a bar and b bar both have opposite direction. हमारे पास दो वेक्टर है, a bar और b bar, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सिंपल है, रिजल्टेंट क्या आएगा. अब क्वेश्चन होता है a बार माइनस b बार या फिर b बार माइनस a बार, राइट? और डेफिनेटली बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग. क्यों, मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ, तो आपको समझेगा कि मैं बड़े वेक्टर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट क्यों करूँगा. तो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल समझने के लिए. बहुत इजी एग्जाम्पल लेंगे हम, सिंपल एग्जाम्पल. हम चल दिए एक्स एक्सिस के अलोंग 10 मीटर और आ गए ए पॉइंट पे. याद रखना हमने चलना शुरू कहाँ से किया था, ओरिजिन से, राइट? तो हमारा ए बार क्या बन गया, 10 आई कैप बन गया, 10 मीटर इन आई डायरेक्शन, राइट? फिर मैं वापस आ गया टूवर्ड्स ओरिजिन, मैं वापस आ रहा हूँ टूवर्ड्स ओरिजिन. मैं आ गया बी पॉइंट पे और ये डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया 2 मीटर, राइट? तो बी बार क्या आएगा आपका, बी बार आपका आएगा 2 विथ अ नेगेटिव साइन आई कैप, क्योंकि हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में गए. पहले ओ से ए पे आए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फिर ए से बी गए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. तो बी बार क्या लिखूंगा मैं, -2 आई कैप. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ओरिजिन से, मतलब ओ पॉइंट से मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ, मैं ओ पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में हूँ, मैं ओ पॉइंट से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हूँ, राइट? नेगेटिव में नहीं, क्योंकि हम ओरिजिन के इस साइड पे है, राइट? तो इसी को हमको लिखना है मैथमेटिकली. फिर हम लोग बोलेंगे ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर बार. क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर आर बार हमने क्या किया, ए बार प्लस बी बार किया, प्लस ही किया हमने, सब्ट्रैक्शन इज एडिशन. लेकिन क्योंकि बी में ऑलरेडी माइनस साइन थी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली नेगेटिव साइन यहाँ नहीं लिखते, हम लोग यहाँ लिख देते हैं माइनस, राइट? तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल, आप समझ सकते हो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, तो बड़े वेक्टर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है हमेशा. क्यों, क्योंकि
ओवरऑल क्या हुआ, आप तो फिर भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो। तो जब बड़े वेक्टर से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके आपको नए वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। थोड़ा सा वर्ड्स यहाँ पे समझने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है आगे। तो हमारे पास ए वेक्टर था, हमारे पास बी वेक्टर था, ए और बी का डायरेक्शन अपोजिट था। तो जब दो वेक्टर्स के डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए बार माइनस बी बार करते हैं। बी बार माइनस ए बार नहीं करते क्योंकि ए बार बड़ा है, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है नॉर्मली, राइट। हम लोग जब नोट्स लिखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, सो आर बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार एंड मॉड ऑफ आर बार विल बी ए बार माइनस बी बार मॉड, मतलब यहाँ पे ये मॉड मतलब लेंथ और उसका भी मॉड। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर बार है उसका लेंथ मैं जब बोलूँगा तो लेंथ नेगेटिव नहीं लिखते हम लोग बोलते हैं द न्यू वेक्टर आर बार हैज़ अ डायरेक्शन ऑफ ए, क्योंकि फाइनली तो ए बार में से बी बार आपने सब्ट्रैक्ट किया है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा ए बार का विथ सम लेंथ, कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा उसका, राइट। ओके, तो ज़्यादा प्रेशराइज मैं नहीं करना चाहता, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे समरी हमने आज क्या क्या सीखा है और एकदम स्लोली जाएंगे। आज हमने नया क्या सीखा, कल हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर तक लिया था, आज हमने नया सिर्फ दो चीज सीखी है। पहला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका लेंथ 1 है और एक डायरेक्शन है। हमारे पास एक वेक्टर था ए बार, मुझे नया वेक्टर बनाना है जिसका डायरेक्शन ए बार के डायरेक्शन में हो लेकिन उसका लेंथ 1 हो, तो मैं उस वेक्टर को डिनोट करूंगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यू ए कैप से। तो यू ए कैप कैसे बनाएंगे हम लोग ए वेक्टर को लेंगे, क्योंकि ये लेना पड़ेगा क्योंकि ए वेक्टर का डायरेक्शन में चाहिए, इसलिए ए को लेना पड़ गया। तो हम लोग ए वेक्टर लेंगे और ए वेक्टर को उसी के लेंथ के साथ डिवाइड कर देंगे। तो व्हेन आई डिवाइड ए बार विथ इट्स ओन लेंथ, मुझे मिल गया नया वेक्टर ऑफ लेंथ 1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, राइट। यूनिट मतलब 1, यहाँ पे अ वेक्टर विथ लेंथ 1 एंड अ गिवन डायरेक्शन। फिर जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हम लोग करेंगे आगे, उस केस में हम लोगों को एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताना है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताना है और जेड बताना है। तो हम लोग इसके आगे लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव 20 मीटर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, मैं लिख दूंगा 20 आई कैप। आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, लेंथ 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई। के कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड। तो ये तीन चीज़ें फिट कर लो दिमाग में। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे कैप के कैप अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस, ये फिट कर लो। फिर हमने इसके बाद सीखा था जो आज हमने सीखा है वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशन में हमने पहला ऑपरेशन देखा था, हमने एक गिवन वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। तो हमारे पास गिवन वेक्टर था पी बार, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्केलर नंबर के साथ एस पी बार से, तो एक नया वेक्टर बनेगा जिसका डायरेक्शन पी बार का होगा लेकिन मैग्नीट्यूड एस टाइम्स होगा। बहुत इजी है ना, अगर मैं ए बार पी बार को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 पी बार बनने वाला है ना, बहुत सिंपल है। सो वी विल गेट अ न्यू वेक्टर क्यू बार विच हैज़ अ डायरेक्शन ऑफ पी बार बट मैग्नीट्यूड एस टाइम्स ऑफ पी बार। तो हम लोग एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये देखा हमने। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा कि हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड कब कर सकते हैं? जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो। तो हमारे पास दो वेक्टर है ए बार और बी बार, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो नया वेक्टर बना जिसको हम लोग आर बार बोल रहे हैं। और आर बार जो होगा, क्योंकि ए बार और बी बार का डायरेक्शन सेम था
तो दोनों के लेंथ का एडिशन होगा, तो जो नया वेक्टर मिलेगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर आर बार जो मिलेगा, इसका लेंथ होगा लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिंपल लैंग्वेज। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक होटल आया, उसके आगे गए और एक होटल आया। आई मीन यू कैन पुट इट ऑन इन योर ओन वर्ड्स, आपको जैसा फिट करना है दिमाग में वैसा करो। हमारा पर्पस ये है कि फिट होना चाहिए, राइट? तो ये फिट होगा। ओ से ए गए, ए से बी गए, अल्टीमेटली ओ से बी गए, डायरेक्शन सेम था इसलिए ऐड कर दिया, खत्म बात। फिर हमने देखा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब करोगे? जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो, दैट्स इट। सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, वो एडिशन ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए हम लोग लिखेंगे आर बार इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ए बार बड़ा है बी बार से। अगर उल्टा होता बी बार बड़ा होता है ए बार से, तो मैं लिखता बी बार माइनस ए बार। क्यों? क्योंकि जो भी रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन बड़े वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और लॉजिकली भी आप सोचोगे ना, इट्स क्वाइट लॉजिकल। हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, हम लोग 10 मीटर गए एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो मुझे मिल गया ए बार 10 आई कैप। फिर मैं ए से नेगेटिव डायरेक्शन में गया 15 मीटर तक, मतलब बी बार मुझे मिल गया 15 आई कैप विथ अ नेगेटिव साइन। तो अल्टीमेटली मैं कहाँ पहुँचा? अल्टीमेटली मैं ओरिजिन से 5 मीटर लेफ्ट में पहुँचा हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं इसको बोलूँगा हमारे पास एक वेक्टर था ए बार विच इज 10 आई कैप, दूसरा वेक्टर था बी बार जो ए से बी स्टार्ट हुआ है, ए से बी। सो दूसरा वेक्टर था ए बी बार जिसको मैं बी बार बोल रहा हूँ, ये था -15 जे कैप, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ इसको लिख देंगे आर बार एस बी बार माइनस ए बार, बिकॉज वी आर वरीड अबाउट डायरेक्शन हियर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जब आप सब्ट्रैक्शन में लिखते हो तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो, दैट्स इट। तो बाकी जो कुछ भी हमको कंटिन्यू करना है आगे, कल क्या देखेंगे? ये तो हमने लिया दो वेक्टर्स पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन। पर हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो वेक्टर है वो ए बार यहाँ से स्टार्ट हुआ, सॉरी फॉर मेसी थिंग, आई विल गो टू न्यू पेज। एक वेक्टर ए बार था जो ओ से ए पर गया, दूसरा वेक्टर ए से बी पे गया, करेक्ट? तो इस केस में हम एडिशन कैसे करेंगे? फिर एडिशन ही होगा क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, ए और बी बोथ आर डिस्प्लेसमेंट और बोथ आर वेलोसिटीज और बोथ आर एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हम नया रूल सीखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हम लोग कल देखने वाले हैं, राइट? तो आई विल ओपन द डेस्क फॉर क्वेश्चंस नाउ।